हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी के लिए हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन में से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आते हैं 1-2 नंबर के। तो मैं आपको इस वीडियो में जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो बताने जा रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसी में से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा और आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है, इन कालखंडों की समय सीमा ही बताइए। अब देखिए, आपका जो 9वीं में था आदिकाल और भक्तिकाल था, जो 10वीं के सिलेबस में है वो रीतिकाल और आधुनिक काल है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से ही आपका पेपर में आने वाला है। अब जो आपका रीतिकाल और आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। भरंतु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता। तो मैं आपको वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसका आंसर जो पेपर में आ सकता है, आने की प्रबल संभावना है। सबसे पहले तो यही देखिए कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत, यदि संवत पूछेगा तो क्या 1050 और सन तो 993 से मानते हैं। हिंदी विद्वानों ने इस विभाजन को ही प्रमाणिक मान लिया है। उन्होंने जो काल विभाजन किया है वह निम्न प्रकार से है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, सबकी यहाँ पर डेट दी गई हैं, तो इनको आपको याद करना है। रीतिकाल का समय क्या है? रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों दिया गया है, श्रृंगार काल नाम क्यों दिया गया है, तो ये क्वेश्चन में पेपर आ सकता है। रीतिकाल काव्य में श्रृंगार रस का अधिक वर्णन है, ठीक है ना। श्रृंगार रस का बहुत वर्णन है कब? रीतिकाल में। रीतिकाल कब से? 1643 से 1843 तक। इसलिए कुछ लोग इस काल को क्या बोलते हैं? श्रृंगार काल भी बोलते हैं। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको आपको वस्तुनिष्ठ में भी पूछ सकता है। इसके बाद रीतिकाल काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो इसमें आपको विशेषताएं 3 अच्छे से कर लेना है। श्रृंगार, वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रसन्नता पर केंद्रित, और क्या बोलते, लक्षण, ग्रंथों की रचना, भक्ति, नीति, प्रकृति का चित्रण। तो 4 कर लीजिए या 3 कर लीजिए, उनके अंदर का भी ये याद कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। क्योंकि 2 नंबर का आता है तो अपन को 3 से 4 लाइनें ही लिखना है, बाकी क्या है नहीं करना है। इसके बाद प्रकृतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, तो इनकी क्या विशेषताएं हैं? सुस्तों से सहानुभूति, आर्थिक और सामाजिक सामान्यता पर बल, नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज़, ईश्वर के प्रति अनास्था, ठीक है ना। तो इनको 1-2 बार पढ़िए और इनको आपको क्या करना है, लिख के देखना है ताकि आपसे भूले नहीं, ठीक है। 4 प्रकृतिवादी कवि, उनकी एक रचना का नाम। नागार्जुन ने योगधारा लिखी, केदारनाथ अग्रवाल ने योग की गंगा, शिवमंगल सिंह सुमन ने हिल्लोल, त्रिलोचना ने धरती, ठीक है ना। तो उनकी रचनाएं भी आपसे को याद करना है। पूछ सकता है कि योगधारा किसने लिखी है, योग की गंगा किसने लिखी है, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नई कविता की विशेषताएं, इस बार ये वाला क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो इसको अच्छे से आपको याद करना है। लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा, प्रयोग में नवीनता, क्षणवाद को महत्वता, जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्व माना गया है। कौन सी? उसमें नई कविता में, ठीक है ना। अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। तो आपको ये 4 कम से कम अच्छे से याद करनी है। इसके बाद नई कविता की 4 प्रमुख कवियों के नाम। भवानी प्रसाद मिश्र का सन्नाटा या गीत फरोश, कुंवर नारायण सिंह की चक्रव्यूह आमने सामने, दुष्यंत कुमार सूर का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, नरेश मेहता बनपांखी सुनो उत्सव। तो इनको भी आपको याद करना है, ठीक है। तो ये जो अपना हिंदी साहित्य होता है कक्षा 10वीं के लिए, रीतिकाल और आधुनिक काल, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनका जल्दी से बिल्कुल रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। वीडियो के साथ में ही आप इनको याद करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, ठीक है ना। तो आप अभी इतना कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।